बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी सेकंड क्लास है FAR 2 टॉपिक IS-21 की। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक प्रेजेंटेशन करेंसी में बनाती है और ये प्रेजेंटेशन करेंसी लॉ डिफ़ाइन करती है। और हमने सर इसमें देखा था कि पाकिस्तान में जो कंपनी लॉ है उसने डिफ़ाइन किया हुआ है कि जी आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में यानी PKR में। अगर सर कोई ट्रांजैक्शन प्रेजेंटेशन करेंसी के अलावा किसी और करेंसी में हो, जैसे मिसाल के तौर पर मैं डॉलर में कोई गुड्स खरीदूं या डॉलर्स में कोई गुड्स बेचूं या मैं डॉलर्स में पीपी खरीदूं, ठीक है जी, या मैं किसी को लोन दे दूं सर डॉलर्स में, या मैं किसी से लोन ले लूं डॉलर्स में, तो सर ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन करेंसी में नहीं हो रही है। अब क्या किया जाए सर इसका? सर आपने डे वन पे जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई है आपने उसको रिकॉर्ड करना है उस दिन के स्पॉट रेट के ऊपर, उसी दिन के फॉरेन करेंसी रेट के ऊपर, ठीक है। फिर सर हमने ये भी देखा कि सर हमारे पास तमाम बैलेंस शीट के ऊपर दो टाइप के आइटम्स हैं, मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स। मॉनेटरी आइटम्स में सिर्फ तीन चीज़ें आती हैं। ऐसा रिसीवेबल जो अल्टीमेटली कैश में सेटल होगा, यानी अगर हमारा रिसीवेबल है तो अल्टीमेटली हमें कैश ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा पेबल जो कैश में पे होगा यानी सेटल कैश में होगा, ठीक है जी। और कैश यानी करेंसी यूनिट्स यानी करेंसी के नोट्स इटसेल्फ। ये तीन चीज़ें मॉनेटरी आइटम है। वो रिसीवेबल जिसमें हमें कैश मिलेगा, वो पेबल जिसमें हमें कैश देना पड़ेगा, और हमारा सर कैश। ये तीन चीज़ें हमारे पास मॉनेटरी आइटम्स हैं। ठीक, इसके अलावा बैलेंस शीट पे मौजूद तमाम चीज़ें नॉन मॉनेटरी आइटम में आती हैं, चाहे वो पीपी है, चाहे वो इंटेंजिबल है। सर मिसाल के तौर पर चाहे वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, सर वो कोई भी एसेट हो सकता है। इन तीन चीज़ों के अलावा तमाम चीज़ें नॉन मॉनेटरी आइटम्स कहलाएंगी। फिर हमने ये देखा था कि जितने मॉनेटरी आइटम्स अगर फॉरेन करेंसी में, यानी फॉरेन करेंसी में कोई रिसीवेबल है, फॉरेन करेंसी में कोई पेबल है, या हमारे पास फॉरेन करेंसी के नोट्स पड़े हुए, हमने हर रिपोर्टिंग डेट पे इन मॉनेटरी आइटम्स को, इन तीन चीज़ों को रीट्रांसलेट करना है नए रेट के ऊपर, यानी नए रेट पे ले जाना है, ठीक है जी। अगर से 160 रुपए का डॉलर है और साल के एंड पे 170 का हो गया, तो आपने अपने सारे रिसीवेबल्स को 170 के हिसाब से ले लेना है, सारे पेबल्स को 170 के हिसाब से ले लेना है, और जितने डॉलर्स आपके पास पड़े आपने उनको भी 170 के हिसाब से ले लेना है। यानी सर हम मॉनेटरी आइटम्स को हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर, हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर नए रेट के ऊपर लेके जाएंगे। व्हाट अबाउट नॉन मॉनेटरी आइटम? सर अभी तक हमने पढ़ा है कि हम उनका कुछ भी नहीं करेंगे। नॉन मॉनेटरी आइटम एक दफा रिकॉर्ड हो गए फॉरेन करेंसी के लिए, फिर हम उनको नहीं देखते। आगे थोड़ा सा जाके हम नॉन मॉनेटरी आइटम की भी अकाउंटिंग देखेंगे। डन हो गया सर। हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक चीज़ें कवर की थी, फिर हमने एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्री और डिस्पोजल ऑफ इन्वेंट्री का एक छोटा सा केस देखा था। ज़रा सा उनको दोबारा रिकॉल करते हैं, ठीक है जी, और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। एक एक करके हम रूल तय करते जाएंगे। और सर इंशाल्लाह ताला ये जो फॉरेन करेंसी की अब डिफरेंट ट्रांजेक्शन आपने देखनी है, यानी फॉरेन करेंसी में इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री बेची, पीपी खरीदा, पीपी इम्पेयर हुआ, एनपी जो एनआरबी की एडजस्टमेंट है वो कैसे होगी, एसेट रिवैल्यू कैसे होगा। सर हमने अब एक एक करके ट्रांजैक्शन को देखना है कि IS-21 में वो कैसे डील होती है, ठीक है जी। तो आए अल्लाह का नाम लेके हम एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्री एंड डिस्पोजल ऑफ इन्वेंट्री पे दो छोटे छोटे केसेस देखते हैं और फिर हम जो है वो मिला के बड़ा सवाल देखते हैं इसके ऊपर। चलिए सर, हमारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये हमारा इफेक्टिवली थर्ड इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं जनाब सुलेमान लिमिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम अ US सप्लायर ऑन 1 जनवरी 2018 फॉर $25,000, ठीक है जी। $25,000 की हमने इन्वेंट्री 1 जनवरी को खरीदी है, ठीक है। पेमेंट विल बी मेड ऑन 1 अगस्त 2018, यानी कुछ 6 महीने बाद हमने पेमेंट करनी है। ईयर एंड जो है वो कंपनी का 30 जून है, ठीक है। इसका मतलब है सर हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एक हमारे पास है सर 1 जनवरी जिस दिन हमने इन्वेंट्री खरीदी है, एक हमारे पास है 30 जून जो हमारा ईयर एंड है, और एक हमारे पास इफेक्टिवली 1 अगस्त है जिस दिन हमने पेमेंट करनी है, ठीक है। अच्छा, तीनों का हमें रेट भी दिया हुआ है। डॉलर 200 रुपये का है, 205 का और फिर 218 का हो गया। पहले तो उसने कहा जी जनरल एंट्रीज पास कर दें सबकी। चलें, हम इन तीन की डेट्स के ऊपर जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं। हम 1 जनवरी के ऊपर जनरल एंट्री पास करते हैं। जो ट्रांजेक्शन जिस दिन हुई है उसी दिन का हमने स्पॉट रेट उठाना है। तो हमने सर एंट्री पास की, इन्वेंट्री डेबिट कितने से भैया, $25,000 मल्टीप्लाई बाय 200। अब बताएं सर, ये $25,000 मल्टीप्लाई बाय 200 बनते हैं सर कोई 5 मिलियन रुपए। ये तो हमने कर दिया डेबिट, और हमारे पास सर चूंकि हमने अभी तक पेमेंट की नहीं है तो हमारे पास एक पेबल आ गया सेम $25,000 इंटू 200,
ये आ गया सर मेरे पास 5 मिलियन का पेबल। अच्छा जी, इसी तरह सर 1 जनवरी के बाद सर मैं आगे जाता हूँ, साल का एंड आ जाता है, मेरी बैलेंस शीट के ऊपर इन्वेंट्री मौजूद है जो कि एक नॉन मॉनेटरी आइटम है, और पेबल मौजूद है, पेबल जो कि आपने कैश में पे करना है, रिसीबल जो कि आपने कैश में रिसीव करना है, और कैश, ये तीन आपके पास मॉनेटरी आइटम्स है। तो ये पेबल एक मॉनेटरी आइटम है, इसको मुझे ईयर एंड के ऊपर कन्वर्ट करना है नए रेट के ऊपर। अब ये 200 रुपये पे आ रहा है, ईयर एंड के ऊपर ये रेट हो चुका है 205, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, 30 जून को एक और एंट्री पास करना पड़ेगी। मैं एक और एंट्री पास करूंगा प्यारे भाई, सर एक्सचेंज लॉस डेबिट। लॉस क्यों भाई? सर सीधी सी बात है, मेरा पेबल इंक्रीज हो रहा है, तो पेबल इंक्रीज को तो मैं कर दूंगा क्रेडिट। कितने से इंक्रीज हो रहा है सर? 25,000 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए? 8 रुपए सर, 5 रुपए। ये गालिबन कोई 1,25,000 रुपए का लॉस आ रहा है, और मेरी एक लाइबिलिटी है जो इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी में इंक्रीज होना इफेक्टिवली एक लॉस है, ये आ गया सर। फिर सर मेरे पास ये 1 अगस्त को सेटल हो रहा है, तो मैं 1 अगस्त को एक एंट्री पास कर रहा हूँ। 1 अगस्त को मैं एंट्री पास करूंगा सर, पेबल ख़त्म करना है मैंने। सर मेरा पेबल मौजूद है कोई सर 5 मिलियन और 1,25,000, ये दोनों मिला के हो गए सर मेरे पास 5 मिलियन प्लस 1,25,000, दैट इज़ 5125,000, ऐसा। ये मेरा पेबल है, इसको मैं डेबिट कर रहा हूँ सर, पे ऑफ करना है हमने। 5125,000। अच्छा, मेरी जेब से जो कैश जा रहा है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा जा रहा है, 25,000 इंटू 218, ठीक ठाक अमाउंट कैश का ज़्यादा जा रहा है, 13 रुपये और लॉस हो रहा है सर। ये मेरे पास आता है मेरे बच्चों 545, और मेरे पास डेबिट होता है सर इसके बाद एक और चीज़, एक्सचेंज लॉस। सर ये बैलेंसिंग फिगर भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज आपको पता है 205 से 218 पे गया डॉलर, तो 13 रुपये से और इंक्रीज हुआ है। तो सर मेरे पास 13 इंटू 25,000, ये आता है सर मेरे पास 3,25,000 का मजीद लॉस, ठीक है जी। अच्छा, अब उसने आपसे कहा कि जनाब ये तो आपने मुझे रिक्वायरमेंट पूरी करके दे दी, जनरल एंट्रीज बना दी, मुझे ये भी बताओ कि एक्सचेंज गेन और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, 30 जून पे मेरा एक्सचेंज गेन और लॉस कितना था सर? 30 जून पे मेरा एक्सचेंज गेन और लॉस था 30 जून 2018, ये सर मेरे पास 1,25,000 रुपये। अब उसने कहा जी मुझे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट यानी कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी भी बता दें। सर मेरे पास लायबिलिटी कितने पे आ रही है जनाब ईयर एंड के ऊपर? कैरिंग अमाउंट ऑफ पेबल एट 30 जून 2018 इज रुपीज़ कितना बाबू? सर मेरे पास 5 मिलियन और 1,25,000, दैट इज़ 5125,000। डन है जी। ये मैंने आपको एक रिवीजन करा दिया टेक्निकली इन्वेंट्री को अक्वायर करने का। डन है जी, कोई मसला है इसके अंदर, कोई पंचायत इसके अंदर? अभी काम करते हैं, जरा हम एक और केस देख लेते हैं। सेल ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर 2 हम देख चुके हैं, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं ताकि हमें पुरानी चीज़ें, लास्ट क्लास वाली चीज़ें याद आ जाएं।